हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो हमने अपना सब्जेक्ट स्टार्ट किया था डेटा स्ट्रक्चर, जिसका कोड है BCS 301। हम लेक्चर 1 ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। जिसने नहीं देखा वो प्लेलिस्ट से जाके देख सकता है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे अपना लेक्चर 2 यूनिट 1 का। अच्छा, मैंने आपको जो लेक्चर 1 है उसके एंड में कहा था कि हम नेक्स्ट लेक्चर में एरे स्टार्ट करेंगे, लेकिन हम अभी एरे स्टार्ट नहीं कर सकते क्योंकि एरे को स्टार्ट करने से पहले या फिर जो अदर डेटा स्ट्रक्चर्स हैं जैसे कि लिंक लिस्ट, तो इन्हें स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ टर्म्स जो हैं उन्हें समझना ज़रूरी है। कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो आपको आने चाहिए डेटा स्ट्रक्चर्स हैं उन्हें स्टार्ट करने से पहले, ठीक है। तो वही हम आज समझेंगे आज के लेक्चर में। आज का लेक्चर होगा बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ के बारे में, कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है और कॉम्प्लेक्सिटी के टाइप्स क्या होते हैं, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो लेक्चर किन किन के लिए होने वाला है? लेक्चर होगा बीटेक के जो सेकंड ईयर के स्टूडेंट हैं, जो अभी थर्ड सेमेस्टर में हैं, AK2 या फिर किसी दूसरी यूनिवर्सिटी से भी हैं, और सब्जेक्ट कोड है BCS 301। तो बेसिक टर्मिनोलॉजी से हम अपना लेक्चर स्टार्ट करेंगे। जो पहली टर्मिनोलॉजी है वो है हमारे पास डेटा। तो आप सबको पता होगा डेटा क्या होता है। डेटा होता है कलेक्शन ऑफ रो फैक्ट्स एंड फिगर्स। यहाँ पे मैंने डेफिनेशन भी लिखी हुई है। डेटा इज कलेक्शन ऑफ रो फैक्ट्स एंड फिगर्स दैट कैन बी प्रोसेस्ड टू ऑब्टेन मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन। डेटा को हम क्या कर सकते हैं? प्रोसेस कर सकते हैं मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन ऑब्टेन करने के लिए। देखो एग्जाम्पल में क्या है, यहाँ पे राहुल 20 और 85। अभी ये क्या है? ये तीनों चीज़ क्या है? राहुल 20 और 85 क्या है? डेटा है। अभी इस डेटा से हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही, कोई मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन हम नहीं निकाल पा रहे हैं। ये लिखा हुआ है दीज आर जस्ट इंडिविजुअल फैक्ट्स, दिस इज कॉल्ड डेटा। ये क्या है? इंडिविजुअल, यानी अलग अलग फैक्ट्स हैं, इसे ही हम क्या कह रहे हैं? डेटा कह रहे हैं। लेकिन अगर हम डेटा को प्रोसेस्ड कर दें, उससे कोई मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन निकाल दें, तो वो क्या हो जाती है? हमारे पास इन्फॉर्मेशन हो जाती है। देखो इन्फॉर्मेशन में लिखा हुआ है इसकी डेफिनेशन में, इन्फॉर्मेशन इज प्रोसेस्ड डेटा दैट इज मीनिंगफुल एंड यूजफुल। इन्फॉर्मेशन क्या होती है? प्रोसेस डेटा। अगर हम डेटा को प्रोसेस कर देंगे, उससे कोई मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन निकाल लेंगे, तो मीनिंग निकाल लेंगे कुछ, तो वो क्या बन जाएगा? हमारे पास इन्फॉर्मेशन बन जाएगा, ठीक है। देखो यहाँ पे ये राहुल 20 और 85 क्या था? डेटा, ठीक है। राहुल 2085 डेटा था। अब प्रोसेसिंग के बाद ये क्या बन गया? राहुल इज 20 ईयर्स ओल्ड एंड स्कोर्ड 85 मार्क्स। अब ये डेटा से हमने क्या ऑब्टेन कर लिया? एक मीनिंगफुल डेटा ऑब्टेन करा, एक मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन हमें मिल गई कि राहुल एक 20 ईयर्स ओल्ड, मतलब कि राहुल की एज क्या है? 20 ईयर्स है, और उसने कितने मार्क्स स्कोर किए हैं? 85 मार्क्स स्कोर किए हैं। तो ये हमें इन्फॉर्मेशन कब मिली? प्रोसेसिंग के बाद। हमने प्रोसेस किसे किया? डेटा को प्रोसेस किया। तो सिंपल सा मीनिंग है, अगर आप डेटा को प्रोसेस कर दोगे तो क्या मिल जाएगी हमें? इन्फॉर्मेशन। नाउ द डेटा हैज़ मीनिंग। अब डेटा का क्या हो गया? डेटा से हमने क्या निकाल लिया? कुछ मीनिंग निकाल लिया, इसे हम क्या कह रहे हैं? इन्फॉर्मेशन कह रहे हैं, ठीक है। आई होप डेटा और इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आ गई होगी। सेकंड होता है हमारे पास डेटा आइटम। तो डेटा आइटम क्या है? अ डेटा आइटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डेटा, यानी कि डेटा की स्मॉलेस्ट यूनिट, सबसे छोटी यूनिट को ही हम क्या कहते हैं? डेटा आइटम कहते हैं। देखो राहुल था, राहुल जो है एक डेटा आइटम हो गया। फिर 20 भी क्या है? डेटा है, तो ये दूसरा डेटा आइटम हो गया। 85 भी क्या था हमारे पास? डेटा है, तो ये भी क्या हो गया? डेटा आइटम हो गया। हर एक इंडिविजुअल वैल्यू को हम क्या कह रहे हैं? डेटा आइटम कह रहे हैं, क्योंकि देखो राहुल भी क्या है? डेटा है, तो ये क्या बन गया? सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है, तो ये क्या बन गया? डेटा आइटम। अब 20 एज है मतलब 20 किसकी एज है? राहुल की, तो ये भी क्या बन गया हमारे पास? डेटा आइटम हो गया। और 85 उसने मार्क्स स्कोर किए हैं, तो ये भी क्या हो जाएगा हमारे पास? डेटा आइटम हो जाएगा। तो यहाँ लिखा हुआ है डेटा आइटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डेटा। डेटा आइटम क्या होता है? डेटा की सबसे छोटी यूनिट, ठीक है। तो उसे हम क्या कह रहे हैं? डेटा आइटम कह रहे हैं। आई होप इतना समझ में आ गया। यहाँ पे कंपैरिजन टेबल भी मैंने बनाई हुई है। डेटा देख लो, ये है राहुल 20 85। डेटा आइटम क्या होगा? राहुल भी एक डेटा आइटम है, 20 जो राहुल की एज है वो भी एक डेटा आइटम होगी, 85 जो उसने मार्क्स स्कोर किए वो भी क्या होगा? डेटा आइटम होगा। इन्फॉर्मेशन मैंने आपको बता दिया था, डेटा को अगर आप प्रोसेस कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगी? इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। राहुल स्कोर्ड 85 मार्क्स, ये क्या होगी? ये एक इन्फॉर्मेशन होगी, ठीक है। आई होप इतना समझ में आया होगा। फोर्थ हमारे पास टर्मिनोलॉजी हमारी एंटिटी। एंटिटी होता है, एंटिटी एक
एक पर्सन भी हो सकता है, प्लेस भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, इवेंट भी हो सकता है। बेसिकली जिसके बारे में आप डेटा कलेक्ट कर रहे हो उसे हम एंटिटी कहते हैं। सपोज आपने क्या करा, एक स्टूडेंट टेबल बनाई, आपने एक स्टूडेंट के लिए टेबल बनाई। उस स्टूडेंट टेबल में क्या है, स्टूडेंट का नेम होगा, उसका रोल नंबर होगा, उसका एड्रेस होगा, ठीक है, उसके फादर का नेम होगा। तो आपने किसके बारे में डेटा कलेक्ट करा, आपने स्टूडेंट के बारे में ही तो डेटा कलेक्ट किया है। तो स्टूडेंट यहाँ पे क्या हो जाएगा, एंटिटी हो जाएगा, ठीक है। तो जिसके बारे में भी आप डेटा कलेक्ट कर रहे हो उसे हम कहते हैं एंटिटी, ठीक है। आई होप एंटिटी समझ में आ गया होगा। एग्जाम्पल में दिखा रखा है मैंने, स्टूडेंट भी एक एंटिटी होगी, एम्प्लॉय भी एक एंटिटी है, और बुक भी एक एंटिटी है, ठीक है। फिफ्थ हमारे पास टर्मिनोलॉजी, हमारे पास एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट का दूसरा नाम होता है फील्ड, ठीक है। डेफिनेशन पढ़ो, एन एट्रीब्यूट इज अ प्रॉपर्टी और कैरेक्टरिस्टिक दैट डिस्क्राइब्स एन एंटिटी। एंटिटी मैंने अभी आपको बताया, एंटिटी होता है जिसके बारे में आप डेटा कलेक्ट कर रहे हो। तो एट्रीब्यूट और फील्ड क्या हो जाएगा, एट्रीब्यूट और फील्ड का मतलब होता है कोई कैरेक्टरिस्टिक्स जो उस एंटिटी को डिस्क्राइब कर रही हो। ऐसे समझ नहीं आएगा, आप यहाँ समझो। देखो एग्जाम्पल में लिखा हुआ है स्टूडेंट, स्टूडेंट क्या होगा, एंटिटी होगा। भाई क्यों होगा स्टूडेंट एंटिटी, क्योंकि आप स्टूडेंट के बारे में डेटा कलेक्ट कर रहे हो, तो स्टूडेंट होगी एक एंटिटी, ठीक है। अब देखो स्टूडेंट का मैंने अभी आपको बताया, स्टूडेंट का कुछ रोल नंबर होगा, स्टूडेंट का कुछ नाम भी होगा, उसकी एज भी होगी, उसकी मार्क्स भी होंगे। तो ये सब क्या है ना, ये सब एट्रीब्यूट हैं या फिर फील्ड हैं, क्योंकि ये क्या कर रहे हैं, ये एक स्टूडेंट को डिफाइन कर रहे हैं, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को बता रहे हैं, ठीक है। तो रोल नंबर जो है, मान लो हर एक स्टूडेंट का रोल नंबर अलग होता है, किसी का 21 होगा, किसी का 22 होगा। तो ये क्या कर रहे हैं, स्टूडेंट मतलब जो हमने स्टूडेंट के बारे में डेटा कलेक्ट कर रहा है, एंटिटी के बारे में डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, उसे डिस्क्राइब कर रहे हैं। वैसी नेम भी क्या होगा, एक हमारे पास एट्रीब्यूट या फिर फील्ड हो जाएगा। वैसी एज, मार्क्स, ये सब क्या है, एट्रीब्यूट हैं या फिर फील्ड हैं जो डिस्क्राइब करते हैं एक एंटिटी को, ठीक है। यहाँ पे हमने एग्जांपल में एंटिटी लिया है स्टूडेंट को, तो फील्ड क्या हो जाएगी या एट्रीब्यूट क्या हो जाएंगे उस एंटिटी के लिए, स्टूडेंट एंटिटी के लिए रोल नंबर, नेम, एज एंड मार्क्स, ठीक है। तो ये होता है एट्रीब्यूट या फिर फील्ड। एट्रीब्यूट का ही दूसरा नाम फील्ड होता है। अब हमारे पास जो सिक्स्थ है वो है हमारे पास रिकॉर्ड। अब रिकॉर्ड क्या होता है, रिकॉर्ड इज़ अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड एट्रीब्यूट्स दैट डिस्क्राइब्स अ सिंगल एंटिटी। मतलब कि अब देखो रोल नंबर, नेम, एज, मार्क्स, मैंने अभी आपको बताया ये एट्रीब्यूट्स हैं। अगर आप इन एट्रीब्यूट्स का क्या कर दोगे, एक कलेक्शन बना दोगे, तो वो क्या हो जाएगा, रिकॉर्ड हो जाएगा। देखो ये आपने क्या कर दिया, इनको कलेक्ट कर दिया, मतलब एक प्लेस पे ला के रख दिया। रोल नंबर एक यहाँ पे आ गया, फिर नेम, एज, मार्क्स, तो ये सब क्या है आपके एट्रीब्यूट्स ही तो हैं। अभी तो बताया मैंने, तो आपने इन्हें क्या कर दिया, एक प्लेस पे ला के कलेक्ट कर दिया, इनका कलेक्शन बना दिया। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, रिकॉर्ड हो जाएगा। लिखा हुआ भी है, रिकॉर्ड इज़ अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड एट्रीब्यूट्स दैट डिस्क्राइब्स अ सिंगल एंटिटी। अब आप खुद ही देखो ना, ये सब मिलके किसे डिफाइन कर रहे हैं, किसे डिस्क्राइब कर रहे हैं, एक स्टूडेंट को तो डिस्क्राइब कर रहे हैं। स्टूडेंट का नाम राहुल है, उसका रोल नंबर 101 है, उसकी एज 20 है, उसके मार्क्स 85 हैं। तो किसे डिस्क्राइब कर रहे हैं, एक एंटिटी को, और एंटिटी यहाँ पे क्या है, स्टूडेंट है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, एक कंप्लीट रिकॉर्ड हो जाएगा। आई होप इतना समझ में आ गया होगा आपको। तो यहाँ पे हमारी ख़त्म होती हैं बेसिक टर्मिनोलॉजीज, ठीक है। अब हम अपना जो दूसरा टॉपिक है वो है एल्गोरिदम। एल्गोरिदम क्या होता है, देखो एक सिंपल सा एग्जांपल समझो। आपकी मम्मी ने कहा कि तुम जाओ मेरे लिए कप चाय बना के लाओ। तो एकदम से चाय तो बन नहीं जाएगी, मतलब पहले क्या करोगे भाई, गैस ऑन करोगे, उसके ऊपर पैन रखोगे, फिर पानी डालोगे, चीनी डालोगे, चाय पत्ती डालोगे, उसे थोड़ा उबलने दोगे, फिर दूध डालोगे, फिर उबाल कर फिर उसे क्या करोगे, छन्नी की मदद से छान लोगे। तो आपने क्या करा, स्टेप बाय स्टेप ही तो बनाई चाय, ठीक है। तो वो क्या है, एक तरह से स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है एक प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए। वैसे अगर आप मैगी बना रहे हो तो स्टेप बाय स्टेप बनाते हो, पानी उबालते हो, उसके बाद जो भी मैगी मसाला डालते हो, फिर मैगी डालते हो, फिर बनती है मैगी। तो ये यहाँ पे एल्गोरिदम क्या होती है, एल्गोरिदम, दूसरा पेन ले लेते हैं। देखो एल्गोरिदम इज अ फाइनाइट सीक्वेंस ऑफ स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस यूज्ड टू सॉल्व अ प्रॉब्लम और परफॉर्म अ टास्क। यानी कि एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप क्या परफॉर्म कर रहे हो, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर, या कह सकते हो स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन परफॉर्म कर रहे हो। तो उसे ही हम क्या कह रहे हैं, सॉरी ये गलत हो गया, स्टेप बाय स्टेप। आप स्टेप बाय स्टेप जो इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर रहे हो या प्रोसीजर को फॉलो कर रहे हो एक प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए, उसे ही हम क्या कहते हैं, एल्गोरिदम। ये वाली डेफिनेशन भी और एक सिंपल डेफिनेशन मैंने यहाँ पे भी लिखी हुई है कि एल्गोरिदम इज अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर फॉर सॉल्विंग अ प्रॉब्लम। एक प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए आप क्या कर रहे हो, एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर का यूज़ कर रहे हो, उसे हम क्या कहते हैं, एल्गोरिदम कहते हैं। रियल लाइफ एग्जाम्पल मैंने भी आपको बता दिया।
मेकिंग टी कि सबसे पहले आपने क्या करा, बॉईल करा वाटर को, फिर आपने उसमें टी लीव्स डाली, फिर शुगर एंड मिल्क डाला, बॉईल करा फ्यू मिनट्स के लिए, फिर उसे क्या कर लिया, फ़िल्टर कर लिया। तो ये दीज स्टेप्स फॉर्म एन एल्गोरिदम फॉर मेकिंग टी। तो ये हमने क्या करा, स्टेप्स मतलब कि ये स्टेप्स को फॉलो करा टी को बनाने के लिए। देखो यहाँ फ्लो चार्ट भी बनाया मैंने कि स्टार्ट, सबसे पहले स्टार्ट करोगे, फिर वाटर को बॉईल करोगे, फिर टी लीव्स डालोगे, शुगर एंड मिल्क, फिर बॉईल करोगे, फिर फिल्टर करोगे उसे, और फिर एंड हो जाएगी आपकी एल्गोरिदम। ये तो मैंने आपको रियल लाइफ एग्जांपल से समझाया। अब हम एक कोड की मदद से या फिर दो नंबर को ऐड करने के एल्गोरिदम समझते हैं। देखो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एल्गोरिदम। देखो हमने अभी ऊपर क्या देखा, रियल लाइफ एग्जांपल टी बनाने का, लेकिन यहाँ पे देखो एग्जांपल एल्गोरिदम टू ऐड टू नंबर्स। अगर आपको दो नंबर्स को ऐड करना है तो एल्गोरिदम क्या होगी, सबसे पहले वही वाला स्टेप आप स्टार्ट करोगे। अब आपको दो नंबर को ऐड करना है तो आपको दो नंबर की नीड भी होगी। आपको मान लो दो नंबर को ऐड करना है तो दो नंबर कुछ भी हो सकते हैं, मान लो 10 और 20 है, तो दो नंबर की नीड तो आपको पड़ेगी, तभी तो ऐड कर पाओगे। तो यहाँ पे क्या है, इनपुट लिया आपने, दो नंबर को इनपुट लिया। दो नंबर कौन से हो सकते हैं, हमने मान लिया एक नंबर, फर्स्ट नंबर ए है और सेकंड नंबर बी है, ठीक है। फिर आपने क्या क्रिएट करा, एक सम वेरिएबल, कि जो भी सम आएगा ना मैं सम वेरिएबल के अंदर रखूँगा। तो ये वही है हमारे पास, हमने क्या क्रिएट करा, एक सम वेरिएबल। सम के अंदर क्या आएगा, दो नंबर का सम ए प्लस बी। फिर आपने क्या करा, डिस्प्ले कराया सम। डिस्प्ले सम का मतलब होता है प्रिंट कराना, सम को प्रिंट कराना, ठीक है। सम को प्रिंट कराने को हम क्या कह रहे हैं, यहाँ पे डिस्प्ले लिखा गया। और उसके बाद आप क्या कर दोगे, एल्गोरिदम को एंड कर दोगे। तो ये आपने क्या करा, दो नंबर को ऐड करने के लिए स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर को फॉलो करा, उसे हम क्या कह रहे हैं, एल्गोरिदम। अच्छा एल्गोरिदम की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, हो सकता है दो नंबर में आपसे पूछ लिया जाए कि बताओ एल्गोरिदम की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। तो एल्गोरिदम की होती हैं 5 कैरेक्टरिस्टिक्स। पहली होती है इनपुट, सेकंड होती है आउटपुट, थर्ड होती है डिफाइनाइटनेस, और फोर्थ होती है फाइनाइटनेस, फिफ्थ होती है इफेक्टिवनेस। अब देखो इनपुट क्या होता है, इनपुट का मतलब है जो आप डेटा दोगे, मतलब कि आप जो डेटा फीड करोगे, जो डेटा आप इनपुट में दोगे। इनपुट तो सबको पता ही होगा, आपने कोडिंग तो करी होगी। तो यहाँ पे इनपुट क्या हो जाएगा, दो नंबर्स हो जाएंगे ए एंड बी, क्योंकि आपको अगर दो नंबर का सम कराना है तो आपको दो नंबर देने भी तो पड़ेंगे एज एन इनपुट। तो आप इनपुट क्या दोगे, ए एंड बी। अच्छा एक बात यहाँ लिखी हुई है, तो एल्गोरिदम शुड एक्सेप्ट जीरो और मोर इनपुट, यानी एल्गोरिदम को आप इनपुट दे भी सकते हो और नहीं भी दे सकते। इस केस में आपको इनपुट देना पड़ेगा। क्यों देना पड़ेगा, दो नंबर को ऐड कराना है तो दो नंबर देने पड़ेंगे। लेकिन अगर मैं वहीं ये लिखूँ प्रिंट प्रिंट हेलो वर्ल्ड, प्रिंट हेलो वर्ल्ड, यहाँ पे तो आपने कोई इनपुट नहीं दिया, आपने तो डायरेक्ट क्या करा दिया, स्टेटमेंट प्रिंट करा दी। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि ज़रूरी नहीं है कि इनपुट आपको देना ही देना है, आप इनपुट दे भी सकते हो। मतलब एक एल्गोरिदम जो है जीरो इनपुट भी एक्सेप्ट कर सकती है और जीरो से ज़्यादा भी, 1 2 3 4 जीरो इनपुट भी एक्सेप्ट कर सकती है और उससे ज़्यादा इनपुट भी एक्सेप्ट कर सकती है, ठीक है। अब है आउटपुट। आउटपुट क्या है, आउटपुट जो आपको रिजल्ट में मिलेगा। जैसे यहाँ पे आपने दो नंबर का सम करा तो आपको आउटपुट क्या मिलेगा, सम मिलेगा, उन दो नंबर का सम मिलेगा। आपने मान लो 10 और 20 लिया था तो आपको आउटपुट में क्या मिलेगा, आपको आउटपुट में मिलेगा 30, ठीक है। तो आउटपुट लिखा हुआ है, द एल्गोरिदम शुड प्रोड्यूस एट लीस्ट वन आउटपुट, यानी कि अब देखो एल्गोरिदम का मिनिमम एंड मिनिमम, यानी कि एक ना एक आउटपुट तो आना ही चाहिए। यहाँ पे लिखा हुआ है एट लीस्ट वन आउटपुट, यानी कि आउटपुट जरूर आना चाहिए एक एल्गोरिदम का। तो इस बात को याद रखना कि एटलीस्ट कम से कम एक आउटपुट तो एल्गोरिदम का आना चाहिए। जैसे एग्जांपल सम ऑफ ए एंड बी क्या हो जाएगा, आउटपुट हो जाएगा। दो नंबर का सम क्या होगा, यहाँ पे आउटपुट होगा। थर्ड है हमारे पास डिफाइनाइटनेस। ईच स्टेप मस्ट बी क्लियर एंड अनएम्बिग्यूअस। हर एक स्टेप जो आप डिफाइन कर रहे हो एल्गोरिदम के अंदर वो क्लियर होना चाहिए और अनएम्बिग्यूअस होना चाहिए। अनएम्बिग्यूअस का मतलब होता है कि उसमें कोई भी एरर या फिर कोई भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, ठीक है। एड ए एंड बी इज़ क्लियर, जो आपने ये एल्गोरिदम लिखी है ये क्लियर होनी चाहिए और समझ में आनी चाहिए, ठीक है। उसमें कोई एरर या मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। फोर्थ होता है हमारे पास फाइनाइटनेस। The algorithm must terminate after a finite number of steps. It should not run forever. यानी कि फाइनाइटनेस का मतलब है कि जो आपने एल्गोरिदम लिखी है वो कुछ फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स में ख़त्म हो जानी चाहिए, टर्मिनेट हो जानी चाहिए। मान लो 4 स्टेप्स में ख़त्म हो गई आपकी एल्गोरिदम, 5 स्टेप्स में ख़त्म हो गई, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपकी एल्गोरिदम फॉर एवर लूप में चलेगी।
आप मतलब कि एक लूप में चलेगी, ऐसा नहीं होना चाहिए। वो एक फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स में ख़त्म हो जानी चाहिए, टर्मिनेट हो जानी चाहिए। फिफ्थ होता है हमारे पास इफेक्टिवनेस। ईच स्टेप शुड बी सिंपल एंड एग्जीक्यूटेबल, यानी कि हर एक स्टेप जो है सिंपल होना चाहिए, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं होना चाहिए। और एग्जीक्यूटेबल का मतलब है जिसे आप एग्जीक्यूट कर सको। एग्जाम्पल एडिशन, सब्ट्रैक्शन, कंपैरिजन, ये क्या आ जाएंगे, इफेक्टिवनेस के अंदर आ जाएंगे। सिंपल सा मतलब है जो भी आप स्टेप लिख रहे हो वो सिंपल होना चाहिए और एग्जीक्यूटेबल होना चाहिए। तो ये होती है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एल्गोरिदम, यहाँ शॉर्ट में भी बताया गया है। तो इन 5 पॉइंट्स को याद रखना, ठीक है। 2 नंबर में आ सकता है या किसी 7 मार्क्स के क्वेश्चन में अटैच करके आपसे पूछ लेंगे, ठीक है। देखो जी, अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है, कॉम्प्लेक्सिटी एनालिसिस। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पूरे डेटा स्ट्रक्चर्स में आपको हेल्प करेगा, तो प्लीज़ ध्यान से पढ़ना। तो देखो डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ है, complexity is a measure of how the time and memory requirements of an algorithm changes as the input size increases। आपको सबको पता होगा कि 2 मेन फैक्टर होते हैं। पहला होता है टाइम, क्योंकि जब आप कोड लिखते हो तो आप जब आप उसे एग्जीक्यूट करोगे तो आप यही चाहते हो कि आपका जो कोड है वो मिनिमम टाइम में, लेस टाइम में एग्जीक्यूट हो जाए। और दूसरा फैक्टर होता है हमारे पास स्पेस या फिर मेमोरी। आप ये भी चाहोगे कि जो आपका कोड है वो लेस मेमोरी में यानी कि लेस स्पेस में स्टोर्ड हो। तो 2 मेन फैक्टर हैं। तो वही यहाँ पे बात हो रही है कि कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, मेजर है टाइम का और मेमोरी रिक्वायरमेंट्स का एक एल्गोरिदम, यानी कि एल्गोरिदम की टाइम और मेमोरी रिक्वायरमेंट्स कैसे चेंज होंगी अगर हम इनपुट साइज़ को इंक्रीज़ कर रहे हैं, ठीक है। देखो एक सिंपल से एग्जांपल से समझते हैं। मान लो आपको एक नेम फाइंड करना है कॉन्टैक्ट लिस्ट में, ठीक है। तो पहले मान लो कि सिर्फ आपके पास 10 कॉन्टैक्ट थे, इनपुट साइज़ कितना है, इनपुट साइज़ अभी आपके पास सिर्फ और सिर्फ 10 है, कि आपको 10 कॉन्टैक्ट के अंदर, देखो हम इससे पेन से करते हैं, कि आपको 10 कॉन्टैक्ट के अंदर, 10 कॉन्टैक्ट के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक कॉन्टैक्ट को फाइंड करना है। तो बताओ इजी होगा या नहीं होगा। सिर्फ आपको 10 कॉन्टैक्ट में से एक कॉन्टैक्ट फाइंड करना है, तो आपका टाइम भी क्या लगेगा, टाइम भी क्या लगेगा, कम लगेगा, इजीली फाइंड कर लोगे, ठीक है। और स्पेस बताओ, स्पेस 10 कॉन्टैक्ट को स्टोर करने के लिए स्पेस ज़्यादा लगेगी या कम लगेगी, ऑब्वियस सी बात है कम लगेगी, क्योंकि इनपुट साइज़ अभी कितना है, इनपुट साइज़ अभी हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 10 है। इनपुट साइज़ अभी हमारे पास सिर्फ और सिर्फ कितना है, 10 है। तो टाइम भी कॉन्टैक्ट को फाइंड करने में कम लगेगा और स्पेस भी कम लगेगी 10 कॉन्टैक्ट को स्टोर करने के लिए, ठीक है। तो अब देखो अगर हमने ये इनपुट साइज़ बढ़ा दिया, ठीक है, इनपुट साइज़ हमने क्या कर दिया भाई, बढ़ा दिया, ठीक है। देखो करो कि आपने जो कॉन्टैक्ट साइज़ था वो बढ़ा दिया। अब आपके पास कितने कॉन्टैक्ट्स हैं, अब आपके पास है 1000 कॉन्टैक्ट्स। कितने कॉन्टैक्ट्स हो गए भाई, 1000 कॉन्टैक्ट्स में से आपको सिर्फ और सिर्फ एक कॉन्टैक्ट फाइंड आउट करना है। तो ऑब्वियस सी बात है, पहले तो देखो स्पेस भी ज़्यादा लगेगी, 1000 कॉन्टैक्ट्स को स्टोर करने के लिए स्पेस भी ज़्यादा लग रही है, और टाइम भी भाई ऑब्वियस सी बात है ज़्यादा ही लगेगा। 1000 कॉन्टैक्ट्स में से सिर्फ और सिर्फ आपको एक कॉन्टैक्ट फाइंड आउट करना है। तो देखो इनपुट साइज़ पहले 10 था तो टाइम और स्पेस दोनों कम लग रहे थे, लेकिन वहीं आपने जैसे ही क्या कर दिया, इनपुट साइज़ बढ़ा दिया, तो आपका स्पेस भी ज़्यादा लग रहा है और टाइम भी ज़्यादा लग रहा है। वैसे यहाँ पे है कि एल्गोरिदम, यहाँ पे देखो ये लिखा हुआ है मीज़र ऑफ हाउ द टाइम एंड मेमोरी रिक्वायरमेंट्स ऑफ एन एल्गोरिदम। एक एल्गोरिदम की टाइम या फिर मेमोरी रिक्वायरमेंट कैसे चेंज होगी अगर हम इनपुट साइज़ को बढ़ा देते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्सिटी एनालिसिस। यानी इनपुट साइज़ बढ़ाने से एल्गोरिदम की टाइम और मेमोरी रिक्वायरमेंट कैसे चेंज होंगी, उसे हम कह रहे हैं कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब देखो वाई डू वी स्टडी कॉम्प्लेक्सिटी, हम कॉम्प्लेक्सिटी भाई पढ़ क्यों रहे हैं, हमें ज़रूरत क्या है कॉम्प्लेक्सिटी की, हमें ज़रूरत है ताकि हम एल्गोरिदम्स को कंपेयर कर सकें कि कौन सी एल्गोरिदम फास्टर है, एफिशिएंट है। टू फाइंड द मोस्ट एफिशिएंट एल्गोरिदम, हम एफिशिएंट एल्गोरिदम को फाइंड आउट कर सकें, रेड्यूस कर सकें एग्जीक्यूशन टाइम एंड मेमोरी यूसेज को। एग्जीक्यूशन टाइम, हम यही चाहते हैं कि हमारा जो कोड है या एल्गोरिदम है वो कम से कम टाइम में एग्जीक्यूट हो जाए, और हमारी मेमोरी भी क्या हो, स्पेस भी क्या हो, कम यूटिलाइज हो, कम यूज़ हो, और हम इम्प्रूव कर सकें अपने प्रोग्राम की परफॉर्मेंस को। इसलिए हम यूज़ करते हैं कॉम्प्लेक्सिटी का या कॉम्प्लेक्सिटी एनालिसिस का, इसलिए हम कॉम्प्लेक्सिटी को पढ़ते हैं। आई होप समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब देखो ये एग्जांपल मैंने आपको बता ही दिया कि इनपुट साइज़ बढ़ाने से, अगर हम इनपुट साइज़ बढ़ा रहे हैं तो एल्गोरिदम के टाइम और मेमोरी रिक्वायरमेंट पे क्या फ़र्क पड़ेगा, वो कैसे चेंज होंगी, उसी को स्टडी को हम क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्सिटी कहते हैं, ठीक है। ठीक है जी। अब देखो
कॉम्प्लेक्सिटी के होते हैं हमारे पास कुछ टाइप्स होते हैं, कुछ नहीं भाई, दो ही टाइप होते हैं कॉम्प्लेक्सिटी के। पहला होता है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, इसी के बारे में तो बात कर रहे हैं इतनी देर से, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या बताएगा कि कितना टाइम लगेगा एल्गोरिदम को रन करने में, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या बताएगा कितना स्पेस लगेगा, कितना मेमोरी लगेगी, कितनी मेमोरी जाएगी आपकी उस प्रोग्राम को या उस एल्गोरिदम को रन करने में या फिर कोड को स्टोर करने में। तो हमारे पास दो टाइप हैं, पहली है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, दूसरी होती है स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है, की पॉइंट याद रखना, एक जो गुड एल्गोरिदम होगी ना, एक गुड एल्गोरिदम लेस टाइम लेगी एग्जीक्यूट होने के लिए, मेमोरी कम यूज़ करेगी और प्रोडक्ट प्रोड्यूस करेगी करेक्ट रिजल्ट। मैंने ये भी आपको बता दिया था कि टाइम कम लेगी, मेमोरी भी कम लेगी और करेक्ट रिजल्ट यानी कि रिलायबल और करेक्ट आउटपुट प्रोड्यूस करेगी। ठीक है, आई होप कॉम्प्लेक्सिटी एनालिसिस टॉपिक आपको समझ में आया होगा। अब हम पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्सिटी के टाइप्स को डिटेल में। दो टाइप्स होते हैं, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। स्टार्ट करेंगे अपने टाइम कॉम्प्लेक्सिटी से। ठीक है, पहला टाइप क्या है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। मैंने अभी आपको बताया टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होता है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज द मेजर ऑफ हाउ द एग्जीक्यूशन टाइम ऑफ एन एल्गोरिदम चेंजेस एज द इनपुट साइज इंक्रीजेस। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब है कि एक एल्गोरिदम को रन करने में कितना टाइम लगेगा। ठीक है, अब देखो ये पॉइंट ध्यान रखना, एज इनपुट साइज इंक्रीजेज मोर टाइम विल बी टेकन बाय द एल्गोरिदम टू एग्जीक्यूट। यानी कि जैसे जैसे इनपुट साइज बढ़ेगा, जैसे जैसे इनपुट साइज बढ़ेगा तो जो एल्गोरिदम को टाइम है एग्जीक्यूट होने में भाई वो भी ज़्यादा लगेगा। अभी मैंने आपको कॉन्टैक्ट वाले एग्जाम्पल से भी समझाया था। देखो फिर से मैंने सिंपल एग्जाम्पल ले रखा है, फाइंडिंग अ नेम इन अ कॉन्टैक्ट लिस्ट 10 कॉन्टैक्ट हैं तो लेस टाइम लगेगा। मान लो 100 कॉन्टैक्ट्स हैं तो थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाएगा, लेकिन मान लो 1000 कॉन्टैक्ट्स आ गए तो उससे मतलब कि और ज़्यादा टाइम लगेगा। मान लो इससे भी ज़्यादा कॉन्टैक्ट्स आ गए, इनपुट साइज़ आपने और बढ़ा दिया तो और ज़्यादा टाइम लगेगा। ये क्या है, सारे इनपुट साइज़ हैं। ठीक है, तो जैसे जैसे इनपुट साइज़ बढ़ रहा है वैसे वैसे क्या हो रहा है, टाइम भी आपका इंक्रीज होता जा रहा है। तो इसे क्या कह रहे हैं, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कह रहे हैं। एज द नंबर ऑफ कॉन्टैक्ट इंक्रीजेज द टाइम रिक्वायर्ड टू सर्च ऑल्सो इंक्रीजेज। ठीक है जी, ये तो हमारे पास टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। अब है दूसरा टाइप क्या था, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। Space complexity. Space complexity is the measure of how the memory required by an algorithm changes as the input size increases। कि कितना स्पेस लगेगा कोड या फिर एल्गोरिदम को रन कराने के लिए, कितनी मेमोरी आपको चाहिएगी। ठीक है, वो ये भी किस पे डिपेंड करेगा, इनपुट साइज पे। देखो ये लिखा हुआ है, मोर इनपुट साइज, जितना ज़्यादा इनपुट साइज होगा उतनी ज़्यादा क्या लगेगी, मेमोरी लगेगी। वही बात है यहाँ पे भी देख लो। देखो ये क्या है, इनपुट साइज़ है, ये क्या है, इनपुट है। पहले 10 कॉन्टैक्ट थे तो ऑब्वियस सी बात है 10 कॉन्टैक्ट को स्टोर कराने में क्या लगेगी, मेमोरी कम लगेगी। वहीं 100 कॉन्टैक्ट है तो स्पेस या मेमोरी क्या होगी, ज़्यादा। 1000 कॉन्टैक्ट आ गए तो और ज़्यादा मेमोरी यूज़ होगी। तो जैसे जैसे इनपुट साइज़ बढ़ा वैसे वैसे क्या बढ़ रही है, मेमोरी या फिर स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी इंक्रीज हो रही है। एज द नंबर ऑफ कॉन्टैक्ट इंक्रीजेज मोर मेमोरी इज नीडेड टू स्टोर दैम। उतनी ज़्यादा क्या लगेगी, आपको मेमोरी की रिक्वायरमेंट होगी कॉन्टैक्ट्स को स्टोर कराने के लिए। अब देखो ये तो हम कॉन्टैक्ट का एग्जाम्पल लेके समझ रहे थे, लेकिन एग्जाम में आ जाता है कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है, कॉम्प्लेक्सिटी के टाइप्स होते हैं। तो आप ये एग्जाम्पल लिख के आना। ठीक है, ये वाला एग्जाम्पल लिख के आना, ये आपके कोड से रिलेटेड है। देखो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिखा हुआ है। पहले टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के एग्जांपल को अच्छे से समझते हो, उसके बाद स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के एग्जांपल पे जाएंगे। ठीक है, देखो कोड में क्या है, हमने एक इंटीजर आई, एक वेरिएबल डिक्लेयर कर रखा है आई, उसका डेटा टाइप क्या है, इंटीजर है। फिर हमने क्या लगा रखा है, एक फॉर लूप लगा रखा है। ये कहाँ से कहाँ रन होगा, 1 से लेके आई इज इक्वल्स टू 1 से लेके कहाँ तक रन होगा, लेस देन इक्वल टू एन। यानी जब तक आई की वैल्यू क्या है, आई की वैल्यू लेस देन इक्वल टू एन है। ये क्या है, हमारे पास टर्मिनेटिंग कंडीशन है। जब तक ये कंडीशन फुलफिल होती रहेगी, जब तक आई एन से कम रहेगा तब तक लूप रन करेगा। और उसके बाद आप क्या कर रहे हो, आई को प्लस प्लस कर रहे हो, वैल्यू को एक इंक्रीमेंट करते जा रहे हो। ठीक है, मान लो हमने क्या लिया, एन की वैल्यू अभी क्या है हमारे पास 5 है, तो हेलो कितनी टाइम प्रिंट हो जाएगा। अगर एन की वैल्यू आप 5 ले रहे हो, 5 ले रहे हो, तो हेलो जो है यहाँ प्रिंट आप हेलो करा रहे हो, तो हेलो कितनी टाइम्स प्रिंट होगा, 5 टाइम प्रिंट होगा। लेकिन वहीं अगर आप एन की वैल्यू कितनी ले लेते हो, 100, तो हेलो कितनी बार प्रिंट होगा, 100 टाइम्स प्रिंट होगा भाई। तो देखो लिखा हुआ है, एज एन इंक्रीजेज, जैसे जैसे एन बढ़ेगा, जैसे जैसे एन की वैल्यू बढ़ेगी, द लूप रन्स मोर टाइम, सो मोर टाइम इज़ रिक्वायर्ड। यानी कि देखो जैसे जैसे पहले एन 5 था तो लूप कितनी बार चलेगा, 5 टाइम चलेगा। अब आपने क्या करा, एन की वैल्यू ले ली आपने 100,
आपने 100 ले ली तो लूप कितनी बार रन करेगा भाई, 100 बार रन करेगा वो लूप। अगर पहले 5 बार रन कर रहा था तो टाइम कम लगेगा, वहीं अगर आप लूप को 100 बार रन करवा रहे हो तो टाइम भी क्या लगेगा, ज़्यादा लगेगा। तो लिखा हुआ है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीजेज विद इनपुट साइज। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज हो रही है किसके साथ, इनपुट साइज के साथ। जैसे जैसे आप एन की वैल्यू बढ़ा रहे हो वैसे वैसे क्या बढ़ रही है, टी सी, मैं यहाँ टी सी लिख रही हूँ। टी सी का मतलब है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। ठीक है, तो ये था टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का एग्जांपल। अब हम लेते हैं स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी का एग्जांपल। देखो हमने इंटीजर एक एरे डिफाइन करी है, एक एरे डिक्लेयर करी है और उस एरे का साइज़ कितना है 5। अच्छा ये जो लिखा हुआ है ना एरे 5, ये जो हमने इसमें लिखा हुआ है ब्रैकेट के अंदर, ये जो हमारे स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं, स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर हम जो लिखते हैं हमने 5 लिख रखा है, तो इसका मतलब ये होता है कि एरे का साइज़ 5 है। एरे जो है 5 वैल्यूज़ को स्टोर कर सकता है। यूजेज मेमोरी फॉर 5 इंटीजर। अभी इस एरे का साइज़ कितना है, 5 है, यानी कि 5 इंटीजर्स को स्टोर कर सकता है। अब इंटीजर एरे 100, अब यहाँ पे साइज़ कितना कर दिया हमने, एरे का 100 कर दिया, तो अब मेमोरी क्या होगी, ज़्यादा यूज़ होगी। पहले वो सिर्फ और सिर्फ 5 इंटीजर्स को स्टोर करा रहा था, अब कितने इंटीजर्स को स्टोर कराएगा, 100 इंटीजर्स को, तो स्पेस क्या लगेगी, ज़्यादा लगेगी। एक्सप्लेनेशन, एज द एरे साइज इंक्रीजेज, पहले 5 था अब क्या हो गया 100 हो गया, तो मेमोरी भी क्या होगी भाई, ज़्यादा लगेगी, ज़्यादा रिक्वायर्ड होगी। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीजेज विद इनपुट साइज, पहले 5 इनपुट साइज था तो स्पेस कम थी, अब इनपुट साइज आपने इंक्रीज कर दिया 100 तो स्पेस क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो यही हमारे पास क्या है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी का एग्जांपल। अगर आपके एग्जाम में आता है तो आप यही वाले एग्जांपल्स लिख के आना। ठीक है, ये वाले एग्जांपल मत लिखना। ठीक है, तो मैंने आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको समझाया था। ठीक है, आज के लेक्चर में हम यहीं तक रखेंगे। जो हमारा लेक्चर नंबर 3 आएगा वहाँ हम स्टार्ट करेंगे आसिम्प्टोटिक नोटेशन, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है इनसे। ठीक है, तो थैंक यू, आज के लेक्चर को हम यहीं तक रखते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना।